आ, अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने सुनने वाले देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को पढ़ने से पहले, समझने से पहले मैं आपको कुछ रियलिटीज के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे ऑथर्स हैं जो अपने अपने तरीके से हर एक कंसेप्ट को पेश करते हैं। या यू विल फाइंड डिफरेंट कंटेंट ऑन इंटरनेट। मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट आपको मिलेगा। वहां पर भी आप देखोगे हर एक ऑथर, हर एक लिखने वाले, पढ़ाने वाले का जो तरीका होता है, नजरिया होता है, वो डिफरेंट होता है। मैंने डिफरेंट बुक्स कंसल्ट की है, डिफरेंट कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट जो मैंने पढ़ा देखा, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, मेरी नजर में, सो फार एज माई नॉलेज रिगार्डिंग दिस वेरी कंसेप्ट इज कंसर्न, कि ये जो कंसेप्ट है इसकी दो शक्लें हैं, दो फॉर्म्स हैं। एक, जब हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होंगे तो वहां पर इसकी शक्ल, इसकी डेफिनेशन, इसकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है। और जब आप व्हेन वी स्विच टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट विल टेक अनदर फॉर्म। इसकी शक्ल बदल जाती है। तो दोनों शक्लों को हम आज पढ़ेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसके डेफिनेशन क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम देखेंगे कि हम इस कंसेप्ट को किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आराम से बैठोगे और पूरा लेक्चर देखोगे फर्स्ट से लेकर एंड तक। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने से पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखेंगे, छोटा सा एक प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। पाइथन का प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं फिर इसे कहता हूं प्रिंट a प्लस b। ओके, a प्लस b। वट इज द आउटपुट? वट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा 8। It will add the two operands 5 and 3. Okay. This very operator, what will it do? It will add 5 and it will add 3. Now take one more example. A is equal to Ashraf. Sorry. A is equal to Ashraf. B is equal to Vani. Okay. Now print A plus B. What will be the output? Guess. इसका आउटपुट क्या होगा? हाँ जी, इसका आउटपुट आपको दिखिएगा यहाँ पे। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस वेरी। यहाँ पे इस वाले छोटे प्रोग्राम का आउटपुट आप ये देखोगे और इस वाले का आउटपुट आप यहाँ पे ये, ठीक है। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। और एक तरीका हम ले लेंगे इसमें। a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एक लिस्ट है, ठीक है। और b दूसरा लिस्ट है मेरा। b है मेरा 3, 6, 7, 8, ठीक। नाउ लेट्स प्रिंट a plus b। what will be the output of this very प्रोग्राम? इसका आउटपुट अगर आप देखोगे तो आपको ये आउटपुट मैं यहां से दे दूंगा। इसका आउटपुट आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 3,
6, 7 and 8. You will get this kind of output. क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस पे जाऊंगा, क्लियर कर दूंगा इसको कि क्या मसला है, क्या मसला है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ हमने प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, यहाँ भी मैंने वही उसी प्लस ऑपरेटर का भी यहाँ भी सेम ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी सेम ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। तीनों प्रोग्राम्स में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, सेगमेंट्स में मैंने एक ही ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, प्लस ऑपरेटर का, और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को मिलाने का काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कैनकैटिनेशन। यहां पर कैनकैटिनेशन होती है, और यहां पर क्या हो रहा है, दो लिस्ट्स को आपस में मिलाता है, जिसको हम कहते हैं कि यहां पर इसने कौन सा काम किया है, इट हैज मर्ज टू लिस्ट्स, मर्ज टू लिस्ट्स। यहां पर मर्ज का काम किया इसने, दो लिस्ट्स को मर्ज किया है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन किया है, ठीक है, कैनकैटिनेशन के जरिए। और यहां पर जो इसकी एक्चुअल फॉर्म है, यहां पर ऐड किया है दो नंबर्स। आप बिहेवियर की तरफ देखिए ना, यहां इसका बिहेवियर एक है, यहां इसका दूसरा बिहेवियर है, यहां इसका तीसरा बिहेवियर है। समझ आ रही है बात? नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, वी हैव a is equal to 3, b is equal to 6. Now print a into b. What will be the output? What will be the output? 18. Clear? 18 will be the output. Okay. Now, okay. I will write now a is equal to Ashraf, b is equal to, okay, b is equal to 5. Now print a into b. What will be the output of this very program? इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? यहां पर अगर आप देखोगे, इसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पे? समझ आ रही है बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। नाउ वन मोर एग्जांपल, a is equal to list 1, 2, 3, 4. Okay, b is equal to 4. Okay, print a into b. What will you get आउटपुट? इसका आउटपुट पहले देखेंगे, a into b का। यहां पर तो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा, दो ऑपरेंड का, एक 3 है और दूसरा 6 है। नॉर्मली इट विल ऐड, इट विल मल्टीप्लाई these two operands by making use of this multiplication operator। और यहां पर भी मैंने उसी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, और आउटपुट क्या दिखा रहा है, इट विल you will see Ashraf 5 times। ओके, 5 बार आपको ये नजर आ जाएगा, 1 2 3 4 5। दिस इज द आउटपुट, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूं आपको, आपको ये तो नहीं लगेगा कि कहीं फेंक रहा है। ठीक है, रन करते इसको, यहां पर देखिए इसका आउटपुट ये आ गया। क्लियर? समझ आ रही है बात? बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इस वाला, ये वाला जो है ना मेरा, यहां पर मैंने एक लिस्ट ले लिया, इस ए का ए वेरिएबल मैंने एक लिस्ट रखा है, और दूसरा वेरिएबल बी है, उसमें मैंने किसको रखा है, 4 को। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी 1 2 3 4 जो है एक लिस्ट के अंदर 4 बार आ जाएगा। चलो देखते हैं,
देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। कमेंट आउट करते करते इसको पहले, सॉरी, प्रिंट करके देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 टाइम्स यू विल गेट 1 2 3 4। कहने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पर आपने दो ऑपरेटर्स की मैंने एग्जांपल दी थी। कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है। दोनों में आप देख रहे हो कि बिहेवियर बदल रहा है, बिहेवियर बदल रहा है। बिहेवियर कब बदल रहा है, जब आपके ऑपरेंड्स बदल रहे हैं। आपके ऑपरेटर का बिहेवियर बदल रहा है, किसके साथ, ऑपरेंड्स के साथ। यहां पर ऑपरेंड्स आपके इंटीजर है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है। यहां पर इसके ऑपरेंड्स जो है वो स्ट्रिंग है और इसका बिहेवियर डिफरेंट है। यहां पर इसके ऑपरेंड्स दो लिस्ट्स है, इसका बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर में भी सेम बिहेवियर आपको नजर आ रहा है। समझ आ रही है बात। तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि व्हाट आई कैन से हियर इज दैट सेम ऑपरेटर, ऑपरेटर तो एक ही है, सेम ऑपरेटर क्या कर रहा है, सेम ऑपरेटर वर्क्स और बिहेव्स, सेम ऑपरेटर वर्क्स और बिहेव्स डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। और डिपेंड किस पर कर रहा है, डिफरेंटली, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेंड्स दैट ऑपरेटर एक्ट्स ऑन, डिपेंड्स ऑन depends on the operator operands that operator works on और acts on, बढ़िया वर्ड है acts on। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। सेम ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ऑपरेटर तो एक ही है, बट इट वर्क्स और वी कैन से इट बिहेव्स इन डिफरेंटली, बिहेव्स डिफरेंटली। किस पे डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड ऑन द ऑपरेंड दैट ऑपरेटर एक्ट्स ऑन। यहां पर ऑपरेंड कौन से हैं, इंटीजर है, तो ये इसका अलग व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपके जो ऑपरेंड है वो स्ट्रिंग है और इसका व्यवहार आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस किस्म की एबिलिटी जो होती है, दिस काइंड ऑफ एबिलिटी, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो ऑपरेटर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, this kind of this kind of this kind of ability, where, which kind of ability, where any kind of the operator function or any kind of the object behaves differently under different operands. So this kind of ability, this kind of ability of 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 any operator, operator of any operator, whether it may be also a function or any object, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग क्यों ना हो, this kind of ability of any operator or any function or any object, it is called as overloading. It is called as overloading. This very concept is called as the overloading. But here we are taking the case of operators, so we can say it is called as operator overloading. Now I can define this operator overloading simply what, in simple words we can say operator overloading simply means providing additional functionality to the operator. Okay, you are providing this here, it has provided the merging of two lists, it has providing here one more functionality, here there is one more functionality has been provided to these things. Okay, so we can say, I can easily say that operator overloading simply means providing additional functionality to operator, providing additional functionality
to operator, isn't so? So we can say that operator overloading provides the additional functionality to the operator. Okay, or in other words, I may also say that operator overloading gives extend meaning, extend naming, or extend meaning to operator. Extend meaning. I'm making use of the extend. Extend meaning to operator. Extend meaning to operator beyond its functionality. Beyond its functionality. Isn't so? One thing becomes clear, that this kind of ability of an operator or the function, it is called as overloading. Since we are talking here, in this case, we are talking here about the operators. So this very concept, where a simple operator behaves in different forms depending upon the operands, this is called as the operator overloading. Now it provides additional functionality to the operator. Okay, बिल्कुल clear हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. Operator overloading provides additional functionality to the operator, or we can say that it extends the meaning. It extends the meaning of operator beyond its functionality. क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है. तो यहां तक मसला तो क्लियर है. ये था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. मैंने पहले ही कहा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसके डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है दैट ए सिंपल ऑपरेटर it behaves differently as or depending upon the operator at which it acts. That is called as operator overloading. Okay, now the question arises. Now let us use this concept of operator overloading in user defined classes. Here it becomes, अब मसला बड़ा है. It becomes twisted. कुछ ट्विस्ट देखने को आपको मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. आप यूजर डिफाइंड क्लासेस के पास जाओ. यूजर डिफाइंड क्लासेस, वहां आपको इसकी दूसरी शक्ल देखने को मिलेगा. अभी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी शक्ल वहां पर लेता है. I have to use this very concept, functional operator overloading, where I have to use this concept in user defined class. वहां पर मसला है, आपको सब समझाऊंगा. एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, मैं कोई क्लास यहां पर जनरेट करता हूं. क्लास यहां पे लिखेंगे, बाद में इसको रन भी करना है, वहां पे थोड़ा मसला होता है. क्लास क्या रखेंगे? ए. ठीक है, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, INIT. ठीक है, इसके अंदर मैं लूंगा सेल्फ. क्लियर? ठीक है, और यहां पर मैं ले लूंगा सेल्फ के साथ और एक दे लेंगे, एक आर्गुमेंट ए. ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब यहां पे मैं इसे बताने जा रहा हूं कि सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए. ठीक है, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इस क्लास का. उसका नाम रखेंगे A1. A1 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर मैं 4 पास करूँगा. ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे A2 इज इक्वल टू कौन सी क्लास का? ए क्लास का. ठीक है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट मैं पैरामीटर पास करने जा रहा हूँ 6 सपोज. नाउ ओके, क्या मैं इसे कहता हूं प्रिंट कर दो A1 प्लस A2. क्या ये काम करेगा? इज इट पॉसिबल? गौर से देखना, समझ के बताओ मुझे, क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा? कर सकता है काम?
सॉरी, क्या ये काम करेगा ये वाला कोड मेरा? यहाँ पर एक क्लास मैंने डिफाइन किया ए, उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर रखा, एक वेरिएबल यहाँ पर मैंने रखा है सेल्फ डॉट ए, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ, सॉरी यहाँ पर सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ए1 ए टू दिस वेरी क्लास, इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स आ गए मेरे पास, ए1 और ए2, और यहाँ पर मैं उसे बता रहा हूँ कि दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, देखते हैं रन होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, देखिए भाई साहब, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप फॉर दिस ए एंड, ये क्या मसला है भाई, क्या मसला है, क्या मसला है इसमें, इसने ऐड क्यों नहीं किया दोनों को, इसको क्या हो गया, क्यों ऐड नहीं किया है इस वाले को, दो ऑब्जेक्ट्स का ऐड क्यों नहीं किया? हालांकि अगर मैं यहां पर रखूं, क्या रखूं, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 4, और फिर रखूं b इज इक्वल टू, क्या है मेरा b का वैल्यू 6, फिर कहूंगा उसे प्रिंट कर दो, क्या होगा, फिर मैं उसे कहता हूं प्रिंट कर दो, प्रिंट a प्लस b, इसका तो रिजल्ट आ जाएगा, देखिए मैं आपको दिखा दूंगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा 10, कहाँ गया ये 10 वाला मेरा, कहाँ गया, ये कहाँ गया, पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है, ये वाला किसान को कमेंट आउट करते हैं। अब देखिए इसको रन करता हूं तो आपको वैल्यू 10 आ जाएगा, क्लियर, यहाँ तो 10 इसने दे दिया, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर इसने तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू जो है वो 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया इसका वैल्यू, और यहाँ पर कौन सी परेशानी है इसको, ये क्यों नहीं ऐड कर रहा है दो नंबर्स को, अब समझना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्टिव बनाता हूँ इस वाले प्रोग्राम को, देखिए क्या होता है, जो ही आपने यहां पर a इज इक्वल टू 4 लिखा और b इज इक्वल टू 6 यहां पर हमने लिखा है, उसके बाद मैं उसे कहता हूं कि प्रिंट कर दो a एंड b, ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो सिंपली यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, सिंपली क्या होता है, यहां पर पाइथन ऑटोमेटिकली, जो ही आपने a इज इक्वल टू 6 लिखा है, b इज इक्वल टू 5 लिखा है, पाइथन ऑटोमेटिकली, or we can say implicitly, assign is a class to a as well as it will assign a class to b. When you write a is equal to 5 and a b is equal to 6, Python automatically assigns a type, that is class. Here it will be assigned a separate class, and उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स डिफाइन किए हुए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं इसके अंदर, समझ आ रही है बात? Here what you have done is Python automatically, or we can say implicitly, assign as a class to a as per its value. इसका वैल्यू a है तो इसका क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, कौन सा, इंट क्लास। अभी अगर आप क्लास देखोगे, टाइप देखोगे, वहां पर इंट दिखा देगा, वहां पर लिखा होगा क्लास इंट, और यहां पर भी चूंकि a का वैल्यू आपने 6 रखा है तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली पाइथन विल असाइन ए सेपरेट क्लास as per its value. A class has been assigned to b, clear, and consequently what will happen, all the methods which are defined in the class, इसका क्लास इंट है, इसका भी क्लास इंट है, उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स डिफाइन किए हुए होंगे वो सारे के सारे एप्लीकेबल इस पे हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली उस पे एप्लीकेबल आ जाएंगे। अभी मैं अगर यहां पे लिखूं, मैं इसको एक्ट कर दूं, अभी मैं यहां पे लिखूं ए डॉट, देखिए ये सारे मेथड इस पे एप्लीकेबल होंगे, देखिए ये जितने भी मेथड्स यहां पर आपको नजर आते हैं ना, सारे के सारे मेथड इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ए डॉट, देखिए भाई साहब ये सारे के सारे मेथड इस पे एप्लीकेबल होंगे, जो ही आपने ए डॉट लिखा ये सारे के सारे मेथड इसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये फन है, ये ब्यूटी है पाइथन की, जो ही आपने a इक्वल टू 4 लिखा, क्लास हैज बीन असाइन्ड टू a
and automatically those functions, those methods which are defined in that very class gets automatically applicable on this variable a. Isn't so? That's why यहां पर आपको कोई परेशानी नहीं नजर नहीं आती है. आप जो ही a इक्वल टू 4 लिखते हो, b इक्वल टू 5, उसके बाद प्रिंट करते हो, क्योंकि उसके अंदर प्लस वाला मेथड जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. किसके अंदर दिया किया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है. अगर आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक्चुअली इट इज कॉरस्पॉन्डिंग, जो इंटरनली इसको कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो है वो एक्टिव होता है. वो कौन सा क्लास मेथड है? व्हेन यू राइट a प्लस b, दिस प्लस इज नथिंग बट इट इज अ कॉल. किसके लिए कॉल है? ऑपरेटर प्लस मेथड जो है, जो अंदर प्लस मेथड, इन बिल्ट प्लस मेथड बैठा है, ये कॉल जाती है उसके पास और वो वाला मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है. वो कौन सा मेथड है? वो ये वाला मेथड है जिसको हम मैजिक मेथड बताते हैं, और सिंपली वी कैन से मैजिक मेथड, या जिसको हम स्पेशल मेथड भी कहते हैं. ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड जो इंटरनली इस इंट क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है और आपके पास रिजल्ट आ जाए. ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई मसला नहीं है. लेकिन भाई साहब ये वाला क्लास जो है ये यूजर डिफाइंड क्लास. इस यूजर डिफाइंड क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए हैं. जैसे यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए हैं, एक ए ऑब्जेक्ट है दूसरा बी ऑब्जेक्ट है. यहां पर भी मैंने एक A1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, A2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. इसका क्लास इंट है और इसका क्लास कौन सा है? मेरा ए वाला क्लास. और इस क्लास के अंदर, इस ए क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड तो है ही नहीं जो इन दोनों को ऐड कर सके. है कोई मेथड है इसके अंदर? वो ढूंढता रहेगा. जो ही आपने ए प्लस बी लिखा है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूं या रिमूव ही करता हूं. जो ही आपने A1 प्लस A2 दो ऑब्जेक्ट्स को आपने ऐड करना है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेथड अंदर होना चाहिए ना. In this class, in class A, what happens? There is no method defined which supports this very operation, plus operation. इस ऑपरेटर को कोई क्लास सपोर्ट ही नहीं करता इसके अंदर. तो जाहिर सी बात है जो ही आपने इसको रन किया तो आप ये कहेगा कि अनसपोर्टेड है, इसमें कोई प्लस वाला ऑपरेटर है ही नहीं, उसकी कोई मेथड है ही नहीं जिसको ये करेगा, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड क्लास है. तो यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर अगर मुझे इस फंक्शनलिटी को लाना है, ऑपरेटर को लाना है, इस वाले ऑपरेटर को लाना है, तो मुझे किसका इस्तेमाल करना है? यहां पे मुझे किसका इस्तेमाल करना है? मुझे यहां पर अब मसला आ गया है किसका? मुझे यहां पर इस्तेमाल करना है किसका इस्तेमाल करना है? अब किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मुझे यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा मैजिक मेथड का. I have to make use of the magic method. Here what I have to do, I have to make use of the, इसका इस्तेमाल करूंगा मैजिक मेथड का. कौन सा मेथड? मैजिक मेथड जो कि आपके क्लास के अंदर, जो कि आपके मैजिक मेथड जो ऐड ऑपरेशन को सपोर्ट करता है. तो मैं ये कहूंगा कि फॉर मेकिंग द कोड रनेबल, और वी कैन सिंपली से फॉर मेकिंग द कोड वर्केबल, I have to define a method for operator. This very concept is called as operation overloading in case of object oriented programming. Now what I will do, I will have to define one more method, def, और यहां पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा मैजिक मेथड का. वो ये है मेरा मैजिक मेथड, और उसके अंदर मैं दो सेल्फ और दूसरा लिखेंगे अदर. ठीक है, ये दूसरा इसका जो आर्ग्यूमेंट है. और यहां पर मैं ऐसे कहूंगा कि भाई साहब जब आपका सामना ऐड से हो तो आप रिटर्न कर दो. व्हाट यू हैव टू रिटर्न? यू हैव टू रिटर्न सेल्फ डॉट ए. ठीक है, प्लस आपको करना है अदर डॉट ए, डॉट ए. ये वाला सेल्फ डॉट ए जो है, इसमें कौन सा वैल्यू चला जाएगा? ये वाला वैल्यू, और इसके अंदर अदर डॉट ए में ये वाला वैल्यू चला जाएगा और दोनों का ऐड हो जाएगा. देखो अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूं. देखिए भाई साहब आ गया आपके पास 10. ये 10 कैसे पॉसिबल हुआ? ये 10 तब पॉसिबल हुआ जब आपने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले ऑपरेटर की कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग मेथड यहां पर डिफाइन किया है. जो ही आपने प्लस यहां पे लिखा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेट फंक्शन मेथड जो है ये कॉल होता है, ये वाला कॉल होता है. दिस इज द ब्यूटी. और यहां पर अगर मैं यहां पे कहूंगा तो मैं कह सकता हूं, तो मैं क्या क्या
क्या कहूंगा, मैं कहूंगा दिस इज एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो मेरे ख्याल से मैं अभी जितनी भी इसकी डेफिनेशन है वो मैं अब आपके सामने ले रहा हूं। क्या डेफिनेशन है इसकी? अब तो मैं ये कह सकता हूं दैट ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउज अस टू कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का, ये वाला ऑपरेटर, इसका बिहेवियर मैं कस्टमाइज कर रहा हूं अपने हिसाब से। आप यहां पर कुछ और भी लिख सकते हो, आप प्लस को माइनस कर दो, कोई मसला नहीं, माइनस लगा दो भाई साहब, माइनस लगा दो। ये हालांकि यहां पर आपने प्लस लिखा है लेकिन काम माइनस का करेगा। वैल्यूज क्या है? 4 6 -2 आ जाएगा। देखिए -2 आ गया। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं द ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउज अस टू कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर। इट अलाउज अस टू customize the behavior of, isn't so? It operator overloading allows us to customize the behavior of what? Customize the behavior of operator as per our need. आप अपने हिसाब से उस ऑपरेटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर दो, कोई टेंशन नहीं, ये ऑटोमेटिकली करेगा। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? तो कैसे करोगे? बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेशल मेथड। और एक तरीका है इसको बताने का, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन रेफर्स। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग लोडिंग इन पाइथन refers, what it refers? It refers to the ability, it refers to the ability, what kind of ability? To redefine the behavior, to define the behavior, to redefine the behavior of standard ऑपरेटर्स, जैसे प्लस है, माइनस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग allows us to redefine the behavior of of standard operator, okay, when used with user defined objects, when used with user defined objects। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम मैंने यहाँ पे मैजिक मेथड का इस्तेमाल किया है, रिडिफाइन किया है इसको, किसमें? यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में। तो उसका मतलब है यहाँ पर इसने अलग शक्ल ले ली, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अलग आ गई, और वहां पर उसकी डेफिनेशन क्या है कि एक प्लस जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ, डिफरेंट ऑपरेंड्स पर अपनी अलग ये जो है बिहेव करता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अलग है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन रेफर्स टू ability of redefining the behavior of standard operator with a user defined object। क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है? तो मेरे ख्याल से अगर आपको फिर भी किसी जगह पर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में सेक्शन में लिख सकते हो। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज होगी, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।